Take it easy. The car's brand new. Hola rookies and welcome back in another episode of Rookie Car Guy। सबसे पहले तो यार थैंक यू सो मच, अपनी फैमिली 122 सब्सक्राइबर्स की हो गई है। ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखो और मुझे बेहद खुशी मिलती है तुम्हारा इतना प्यारा रिस्पांस देखकर। और देखो अब से वीडियोस लेआउट थोड़े चेंज रहेंगे क्योंकि मैं एक एक्सपर्ट एडिटर तो नहीं हूँ और मुझे वीडियो बनाना भी नहीं आता, इसलिए अब से मेरी वीडियोस का बैकग्राउंड बाइक राइडिंग या कार ड्राइविंग टाइप्स होंगे, मगर मैं किसी भी तरह की मोटो व्लॉगिंग नहीं करूंगा। अभी तो नहीं करूंगा, आगे का पता नहीं। ऑलराइट देन लेट्स गेट बैक ऑन द टॉपिक। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक जर्मन कार ब्रांड की, वो ब्रांड जो मार्केट में 1931 से अवेलेबल है, जिसने स्पोर्ट्स और सुपर कार सेगमेंट में अपनी पकड़ को बेहद मजबूत किया हुआ है। इनफैक्ट एक ऐसी कंपनी है जो कार्स के संग टैंक्स भी बनाती है। जी हाँ, 1942 में ब्रांड ने अपना फर्स्ट टैंक रेडी किया और इसका नाम रखा टाइगर। तो चलो सीधा मुद्दे की बात पर आते हैं। मैं बात कर रहा हूँ वर्ल्ड की सबसे पावरफुल और प्रिसाइसली हैंडल्ड कार्स बनाने वाली कंपनी की। ये ब्रांड इतना ज्यादा कस्टमर सेंट्रिक है कि ये अपने उन कस्टमर्स को जिनके पास विंटेज कार्स हैं डायरेक्ट सर्विस और कंपनी सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है। इतना ज्यादा कस्टमर सेंट्रिक होने के लिए इस ब्रांड का एक सिंपल सा मोटो है और वो है कि कस्टमर्स उनकी कार को गैराज में कम और रोड पर ज्यादा चलाएं। अगर अभी भी नहीं समझ आया मैं कौन से कार ब्रांड की बात कर रहा हूं तो मैं एक और हिंट दे देता हूं। इस ब्रांड की सबसे आइकॉनिक कार है 911। अब तो समझ ही गए होंगे सबकी मैं कौन से कार ब्रांड की बात कर रहा हूं, पोर्शा। लेकिन इस वीडियो का आउटलुक थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है क्योंकि मैं इसमें पोर्शा कंपनी के बारे में नहीं बल्कि उसकी एक स्पेसिफिक कार, एक स्पेसिफिक मॉडल पर बात करने वाला हूं। इनफैक्ट उस कार से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग फैक्ट अनवील करने वाला हूं। मगर उससे पहले बात करते हैं पोर्शा 550 स्पाइडर की, क्योंकि ये पूरा इंसिडेंस इसी के अराउंड है। तो शुरू से शुरू करते हैं। पोर्श ने 1953 से 56 तक ही 550 स्पाइडर का प्रोडक्शन किया और इसकी सिर्फ 90 यूनिट्स को ही बनाया। 550 की बॉडी स्टाइल को पोर्श की एक 1948 मॉडल 356/1 से लिया गया था, जिसकी सिर्फ एक यूनिट बनाई गई थी और इसके इंजन को थोड़ा और ट्यून करा और ये कार 1.1 से 1.5 लीटर इंजन सेगमेंट में डोमिनेंट बन गई। पोर्श 718 इसी कार की सक्सेसर है जिसमें इस मिड रेसिंग इंजन को और बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया और ये कार फिर मिड 1960s में टॉप लेवल रेसिंग कार से जाने जाने लगी। अब देखो पोर्श 550 की एक काफी जबरदस्त रेसिंग हिस्ट्री रही है, इतनी जबरदस्त की नर्बर्गरिंग, जो कि सबसे ज्यादा चैलेंजिंग सर्किट माना जाता है इस दुनिया का, जिसका निकनेम ही ग्रीन हेल है, जिसका एक लैप लगाने के लिए 20.832 किलोमीटर ड्राइव करना पड़ता है, वहां पर पोर्श 550 ने मई 1953 की आईफिल रेस में फर्स्ट पोजीशन सिक्योर कर ली। और इतना ही नहीं, आने वाली सभी रेसेस में टॉप 3 पोजीशंस पर ही टिकी रही। और ये होना भी चाहिए क्योंकि ये सिर्फ 90 यूनिट्स में ही बनाई गई थी और ये सभी रेसिंग के लिए ही स्पेशली डिजाइन और कस्टमाइज की गई थी। चलो बात करते हैं उस हॉरर स्टोरी की जिसका टाइटल है द कर्स ऑफ जेम्स डीन्स लिटिल बास्टर्ड। जेम्स डीन एक अमेरिकन एक्टर थे और अपने 5 साल के एक्टिंग करियर में वो कल्चरल आइकन बन चुके थे जो उनकी 1955 की फिल्म रेबल विदाउट अ कॉज से उन्हें मिला। 1955 में उनकी डेथ के बाद वो पहले एक्टर बने जिनको पोस्टुमस अकेडमी अवार्ड नॉमिनेशन में उनकी फिल्म ईस्ट ऑफ एडन के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। उसी साल उन्हें एक दूसरा नॉमिनेशन भी मिला जो उनकी फिल्म जायंट के लिए था। इसी के संग डीन पहले ऐसे एक्टर हैं जिनको 2 पोस्टुमस अवार्ड नॉमिनेशंस मिले हैं। अब तुम कहोगे कि रुकी हमें ये सब क्यों बता रहा है? पहले तो इस समय ये बताना चाहिए कि जेम्स डीन था कौन, बजाय इसके कि उसकी डेथ हो चुकी है। तो अगर तुम सब यही सोच रहे हो तो मैं बस तुमसे इतना ही कहूंगा कि रुको जरा, सबर करो। जेम्स डीन एक्टर होने के संग 1954 में मोटर स्पोर्ट्स में दिलचस्पी लेने लगे और इसमें भी करियर बनाना चाहते थे। और अपनी फिल्म ईस्ट ऑफ एडन करने के बाद उन्होंने काफी सारे नए व्हीकल्स भी खरीदे अपने लिए, जिसमें कि एक ट्रायम्फ टाइगर T110 और एक पोर्श 356 भी शामिल है। अपनी रेबल विदाउट अ कॉज मूवी की शूटिंग से पहले ही वो पाम स्प्रिंग रोड रेसेस, जो कि कैलिफोर्निया में हुई थी और खुद डीन का फर्स्ट प्रोफेशनल इवेंट था, उसको कंप्लीट कर चुके थे और नोविस क्लास में फर्स्ट पोजीशन भी अचीव करी थी। हालांकि मेन इवेंट में वो सेकंड पोजीशन पर रहे। इसी के संग बाद में बेकर्सफील्ड में उन्होंने रेस की और इसमें वो ओवरऑल थर्ड पोजीशन पर रहे। हालांकि एक और रेस थी जो सेंटा बारबरा में हुई थी 30th में 1955 में, जिसको वो पूरा नहीं कर पाए थे क्योंकि मिड रेस उनकी कार का पिस्टन फट गया था। इसके बाद उनका रेसिंग करियर कुछ टाइम होल्ड पर हो गया क्योंकि वार्नर ब्रदर्स के संग उन्होंने नई फिल्म साइन कर ली थी जो कि थी जायंट। अपने सभी सीन्स को शूट करने के बाद जब ये मूवी पोस्ट प्रोडक्शन में आई तो डीन ने फिर से रेस करने का मन बनाया, लेकिन अब इतने लंबे होल्ड के बाद डीन चाहते थे कि वो एक जबरदस्त कमबैक करे रेसिंग फील्ड के अंदर, और इसलिए उन्होंने अपने लिए एक नई पोर्शा 550 स्पाइडर खरीदी और इसका नाम उन्होंने लिटिल बास्टर्ड रखा। ये कार डीन ने इसलिए खरीदी थी क्योंकि अपकमिंग सेलेनास रोड रेस इवेंट जो कि 1955 अक्टूबर 1 के बीच होने वाला था, उसमें ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर चुके थे। अब क्योंकि रेस नजदीक थी तो डीन को उनके पोर्शा मैकेनिक रोल्फ वोदरे, जो कि लिटिल बास्टर्ड की मेंटेनेंस करते थे, ने सजेस्ट किया कि क्यों ना डीन खुद ही अपनी कार को लॉस एंजलिस से सेलेनास रेसिंग ट्रैक तक ड्राइव करते हुए जाए बजाय उसको टो करने के। डीन को यह सजेशन काफी पसंद आया और अब डीन और रोल्फ वोदरे शार्प 3:30 PM को लॉस एंजलिस से सेलेनास के लिए निकले। संगी में उनके स्टंट कोऑर्डिनेटर बिल हिकमैन भी दूसरी गाड़ी से उनके पीछे आ रहे थे।
डीन और हिकमैन दोनों को ही स्पीडिंग टिकट्स मिली, लेकिन फिर भी डीन ने अपनी कार की स्पीड को जरा भी कम नहीं किया और रूट 46 पर डीन 85 माइल्स पर आवर 136 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर रहे थे जब उनसे कुछ ही आगे चल रही एक फोर्ड ट्यूडर जिसे डोनाल्ड टर्नो स्पीड, जो कि कैलिफोर्निया पॉलिटेक्निक स्टेट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे, ड्राइव कर रहे थे। और अचानक से ही उन्हें लगा कि जैसा उनका नाम है उन्हें वैसा ही कुछ काम करना चाहिए, तो उन्होंने ऑल ऑफ अ सडन बिना कुछ सोचे समझे, बिना कहीं ध्यान दिए रूट 41 पर हाई स्पीड में एक सडन टर्न करने का डिसीजन लिया। Donald Turner speed turned suddenly at a high speed on Route 41 to 46. I mean, I did not wanted to do this, but मेरा ह्यूमर जग गया यार, नॉट माई फॉल्ट। Okay, sorry. खैर, तो वापस टॉपिक पर आते हैं। डोनाल्ड टर्नो स्पीड के अचानक से टर्न लेने पर पीछे से डीन, जो कि 136 kmph की स्पीड से आ रहे थे, उन्होंने डायरेक्ट ही फोर्ड के पैसेंजर साइड में एक तगड़ी टक्कर दे मारी, जिससे फोर्ड रोड से 40 फीट नीचे जा गिरी। ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि रोल्फ वॉद्रे, जो कि डीन के संगी थे, उछलकर कार से बाहर जा गिरे। डीन को पैसो रॉबल्स वार मेमोरियल हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां 6:20 PM पर उन्हें ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया। इतना ही नहीं, इंश्योरेंस कंपनी से कार को टोटल लॉस डिक्लेयर करने के बावजूद भी इस कार को आगे बेचा गया और यहीं से शुरू होती है इस कार के कर्ज की कहानी। अब ये कार या फिर इसके पार्ट्स आगे जहां भी गए उनसे सिर्फ तबाही मची। डॉक्टर विलियम एशरिच, जो पेशे से एक रेसर ही थे, उन्होंने डीन की पोर्श को एक सैल्वेज यार्ड से खरीदा ताकि उसके वर्किंग पार्ट्स को निकाला जा सके और उनका यूज किया जा सके। और फिर एशरिच ने पोर्श का इंजन डाउन किया और उसको अपनी लोटस 9 रेस कार में इंस्टॉल किया और उसका ट्रांसमिशन और सस्पेंशन अपने एक फेलो फ्रेंड और रेसर ट्रॉय मैकहेनरी को दे दिए। 1956 पोमोना स्पोर्ट्स कार रेस में एशरिच ने अपनी लोटस 9 को क्रैश कर दिया, मगर उनकी जान बच गई। लेकिन ट्रॉय मैकहेनरी इतने लकी नहीं थे। उनकी रेस कार सीधा एक पेड़ से जा टकराई और उनकी ऑन स्पॉट डेथ हो गई। और इस किस्से के बाद लिटिल बास्टर्ड का कर्स और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। क्रैश के थोड़े टाइम बाद ही जॉर्ज बैरिस, जो कि एक पब्लिसिटी प्रमोटर थे और खुद को किंग ऑफ कस्टम्स बुलाते थे, ने स्पाइडर 550 को खरीदा और वादा किया कि वो इसको रीबिल्ड जरूर करेंगे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि कार का फ्रेम इस कदर तक खराब हो चुका है कि अब वो रिपेयर ही नहीं हो सकता, तो उन्होंने उस कार के बदनाम इमेज से पैसे कमाने का प्लान बनाया और लॉस एंजलिस के नेशनल सेफ्टी काउंसिल में इस कार को भेजा, जहां 1957 से 59 तक ये कार अनगिनत कार शोज, सिनेमाज और बोलिंग एलेज में गई। मार्च 1959 में फ्रेस्नो कैलिफोर्निया में जब ये कार स्टोरेज में खड़ी थी, तब इसमें अचानक ही आग लग गई। लेकिन फिर भी काफी कम डैमेजेस आए कार में, जैसे कि 2 टायर्स पिघल गए और हल्का सा पेंट खराब हो गया। लकीली ये आग इतनी ज्यादा नहीं बढ़ी जिससे कि दूसरी कार्स भी डैमेज हो सकती थी। इस इंसिडेंट से कुछ वक्त पहले ही बैरिस ने कार्स के 2 टायर्स को बेच दिया था और जब ये कार में आग लगी तो वो 2 टायर्स जो अब एक दूसरी कार में लगे हुए थे, ब्लास्ट हो गए, जिसका नतीजा ये हुआ कि जो उस कार को ड्राइव कर रहे थे उनका एक्सीडेंट हो गया। यानी कि कार के चारों टायर्स एक संग ही खराब हो गए, जिसका खामियाजा उन 2 टायर्स के नए ओनर को भुगतना पड़ा। लिटिल बास्टर्ड के पोस्ट एक्सीडेंट कर्स यहीं पर खत्म नहीं हुए। जब इस कार को सैक्रामेंटो कैलिफोर्निया के एक डिस्प्ले शो पर शोकेस किया जा रहा था, तभी अपने डिस्प्ले से नीचे गिर गई, जिसमें इसके नीचे 2 लोग आ गए, जिनमें से एक बायस्टैंडर थे जिनकी कमर टूट गई थी और दूसरे की डेथ हो गई। और गौर करने की बात यह है कि जिनकी डेथ हुई वो कोई और नहीं बल्कि जॉर्ज बार्कस थे, वो ट्रक ड्राइवर जो लिटिल बास्टर्ड को इन ऑटो एक्सपोज में ट्रांसपोर्ट करके लेके आया करते थे। फाइनली 1960s में जब लिटिल बास्टर्ड को मियामी से लॉस एंजल्स लेकर आया जा रहा था एक सील्ड बॉक्स कार में, वो वहां से गायब हो गई। कई लोगों का कहना है कि जॉर्ज बैरिस ने ही उसे छिपा दिया ताकि वो इस कार की सीक्रेसी को बनाए रखे। डिस्पाइट द ऑफर ऑफ $1 million रिवार्ड फॉर टेलिंग द वेयरअबाउट्स ऑफ दिस पोर्शा 550 स्पाइडर इन 2005, किसी को नहीं पता ये कार आखिर गायब कहां हुई। और अब तो खुद जॉर्ज बैरिस की डेथ हो चुकी है, यानी कि कुल मिला के 60 सालों से ज्यादा हो चुका है और ये कार कहां है और किसके पास है किसी को नहीं पता और शायद कभी पता चलेगा भी नहीं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं तुम सभी को ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर आई है तो मैं ऐसी ही दूसरी स्टोरीज के ऊपर वीडियोस जरूर बनाऊंगा। ऐसे ही अच्छे कंटेंट के लिए मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर कनेक्ट करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हम मिलकर बढ़िया सी कार नॉलेज गेन करेंगे। ऑलराइट गाइस, दिस इज रूकी कार गाय। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन एंड आई विल बी बैक रियल क्विक। टिल दैट टाइम।